क्या होता है कॉस्ट, लागत किसे कहते हैं? देखना एक आध कोई लाइव चल रहने दो। कॉस्ट किसे कहते हैं? यस, जब हम कुछ बनाते हैं तो जो इनपुट लगाते हैं उसी को हम कॉस्ट कहते हैं। तो छोटा सा पॉइंट लिखो, कंपल्सरी इनपुट फॉर आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट। उत्पादन के लिए लगाया गया लागत कहलाता है। कंपल्सरी इनपुट फॉर आउटपुट इज नोन एज कॉस्ट। हाँ, जो कुछ भी हम इनपुट डाल रहे हैं, जैसे आप ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो अपना जो टाइम दे रहे हैं वो भी कॉस्ट है। जो आप दिक्कत महसूस करें लाइफ में, फ्रस्ट्रेशन महसूस करें, वो सारा का सारा कॉस्ट है। अब ये कॉस्ट कितने प्रकार का हो सकता है? तो लिखो टाइप्स ऑफ कॉस्ट, लागत के प्रकार। टाइप्स ऑफ कॉस्ट। यस यस। पहला एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत। दूसरा इम्प्लिसिट कॉस्ट, अस्पष्ट लागत। तीसरा संक कॉस्ट, निमग्न लागत। रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। अगला मॉनेटरी कॉस्ट, मौद्रिक लागत। है ना? चलो पहले लिखते हैं स्पष्ट लागत। देखिए, कॉस्ट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो कॉस्ट जो हम किसी और को देते हैं। किसी और को हम लोग क्या दे रहे हैं? मकान मालिक को रेंट देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देते हैं। तो जो भी मालिक किसी और को पे करता है वो सारा का सारा किस में जाता है? एक्सप्लिसिट में। यानी जिसको प्रॉपर लिखा जा सके, बिल बुक में मेंशन कर सके, जो प्रॉपर क्लियर हो, स्पष्ट हो, डायरेक्ट हो। और जो सेल्फ बियर करते हैं, मालिक खुद पढ़ाता हो, खुद के घर में बिजनेस होता हो, मेंटेनेंस कॉस्ट हो, ये सारा का सारा क्या है? इम्प्लिसिट, जिसको हम प्रॉपर दिखा नहीं सकते। तो लिखिए स्पष्ट लागत, कॉस्ट विच इज़ पेड टू अदर्स, वह लागत जो दूसरों को भुगतान किया जाता हो, स्पष्ट लागत कहलाता है। पेड टू अदर्स इज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्सेट्रा इत्यादि। जो कुछ भी हम दूसरों को दे रहे हैं। अगला आ जाओ इम्प्लिसिट कॉस्ट विच इज पेड बाय सेल्फ या पेड टू सेल्फ, जो स्वयं को भुगतान किया जाता हो। पेड टू सेल्फ, जो स्वयं को भुगतान किया जाता हो, स्पष्ट लागत कहलाता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे सेल्फ सर्विस बाय ओनर, मालिक के द्वारा स्वयं दी गई सेवा, बाय ओनर, मालिक के द्वारा स्वयं दी गई सेवा। रेंट फॉर सेल्फ यूज्ड बिल्डिंग, स्वयं के उपयोग में लाए गए बिल्डिंग का दिया गया किराया, सेल्फ यूज्ड बिल्डिंग, स्वयं के उपयोग में लाए गए बिल्डिंग का दिया गया किराया, एक्सेट्रा इत्यादि। देखो जो सच्चाई की बात है, अब इम्प्लिसिट कॉस्ट नाम का कोई कॉस्ट है नहीं। अभी चंडीगढ़ कोर्ट में केस है, जैसे मुकेश अंबानी भी अपने कंपनी से सैलरी लेते। पी चिदम्बरम पे आरोप लगा था कि वो मकान पत्नी के नाम से था और वो पति के वहाँ रहते, पति के रूप में वहाँ रहते थे, तो भी पत्नी को 2.5 लाख रुपये महीने का किराया देते थे, क्योंकि किराया कौन देता था? सरकार। एक केस आया था चंडीगढ़ कोर्ट में, जहाँ पत्नी कोर्ट ने जजमेंट दिया कि पत्नी पति को मकान का किराया दे सकती है, पति पत्नी से मकान किराया ले सकता है। हुआ क्या था, मकान पति के नाम से था, पत्नी ने एक ब्यूटी पार्लर शॉप खोला वहाँ और हर महीने उनको रेंट देती थी चेक से। तो आप लोग जैसे कोई ऑफिसर पहुँच गया कि पागल समझती हो, कहीं पत्नी पति को मकान किराया देती है? बोला कहाँ लिखा गया कि नहीं दे सकती? मामला कोर्ट में चला गया तो कोर्ट ने कहा कि पर्सनल रिलेशन में प्रोफेशनल रिलेशन हो सकते हैं। जैसे पुत्र पिता की कंपनी में एज ए एम्प्लॉय काम कर सकता है, तो पत्नी भी पति के घर में रेंट पे बिजनेस कर सकती है। क्लियर है? चलो अगला लिखो, संक कॉस्ट। यानी कहने का मतलब क्या है, इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है अभी सिर्फ थियरी में है, रियल में नहीं है। अगला है संक, निमग्न लागत। संक का मतलब इंग्लिश में क्या होता है पता है आपको? सिंक का मतलब होता है डूबना और संक का मतलब है डूब जाना। सिंक संक संक ऐसे बोलते हैं। तो वो लागत जो पूरी तरीके से डूब जाती है उसको हम संक कॉस्ट के रूप में डिफाइन करते हैं। तो लिखो, कॉस्ट विच इज कैन नॉट रिकवर्ड बाय प्रोड्यूसर, वह लागत जो उत्पादक के द्वारा प्राप्त न किया जा सके, कैन नॉट रिकवर्ड बाय प्रोड्यूसर, उत्पादक के द्वारा प्राप्त न किया जा सके, संक कॉस्ट कहलाता है। उत्पादक के द्वारा प्राप्त न किया जा सके। बताओगे अपने वहाँ कौन सा कॉस्ट है जो डूब ही जाना है? हम लोग चाहे कुछ भी कर लें, रोक नहीं सकते। नहीं, लिखो एग्जाम्पल, जैसे डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन समझते हैं ना? जैसे ये एसी चल रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डेप्रिसिएट होगी। चाहे बिजनेस चले ना चले, कम चले, डेप्रिसिएशन होना ही होना है। चलो दूसरा, रजिस्ट्रेशन फी, पंजीकरण शुल्क। तीसरा, ट्रेनिंग फी या ट्रेनिंग चार्ज। जब हम किसी को ट्रेंड करते हैं, बाद में ट्रेंड होकर कहीं और जाके काम कर रहा होता है, तो कंपनी का कॉस्ट किस में चला गया? संक में। इसीलिए कंपनी क्या करती है, जब किसी नए एम्प्लॉय को हायर करती है तो या तो सैलरी कम देती है या एग्रीमेंट साइन कराती है कि इतने दिन तक आपको मेरे वहाँ काम करना ही होगा। मान लो नए और पुराने दोनों को सैलरी सेम दे दें तो कॉस्ट क्या हो गया? संक कॉस्ट में चला जाएगा। अगला, संक के बाद अगला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन फी, पंजीकरण शुल्क। कोई कंपनी को इसलिए रजिस्टर्ड कराता है कि कोई उस नाम को पर्टिकुलर यूज ना कर पाए। यदि कोई और पर्टिकुलर उस नाम को यूज कर लेगा तो एज अ कंपनी आपका मेहनत आपको लॉस देगा नहीं देगा? देगा। तो इसलिए हम उसको रजिस्टर्ड कराते हैं। लेकिन सोच के बताओ, क्या उस रजिस्ट्रेशन का प्रोडक्शन से कोई डायरेक्ट रिलेशन है? नहीं। तो ये भी एक प्रकार का संक कॉस्ट है। अगला है रियल कॉस्ट, वास्तविक लागत। कई बार क्या होता है कि फ़ायदे में कोई और होता है और कीमत कोई और चुका रहा हो। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो खर्चा कौन दे रहा है? पेरेंट्स दे रहे हैं।
तो आपके सिलेक्शन से उनको कोई फ़ायदा होने वाला है क्या? कोई डायरेक्ट फ़ायदा तो होने वाला नहीं। जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं तो एसी चला रहे हैं, तो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके एग्जाम में एसएससी में क्वेश्चन था कि एक लेदर बैग बनाने वाली कंपनी बैग बनाती है और जो वेस्टेज बचता है उसको रिवर में डंप कर देती है, ये किस प्रकार का कॉस्ट है? ये रियल कॉस्ट। जैसे बैग बनाने वाली कंपनी ने बैग बनाया, कंपनी का कुछ कॉस्ट लगा, लेकिन किसी ने उनके बैग को परचेज कर लिया, तो कंपनी का कॉस्ट क्या हो गया? फुलफिल हो गया। जिन्होंने बैग को परचेज किया है उन्होंने बैग को यूज किया, तो उनका भी कॉस्ट फुलफिल हो गया। सोसाइटी का कहना है कि हमें क्या मिला? हमें तो सिर्फ पोल्यूशन मिला, फायदे में आप नहीं। तो लिखो रियल कॉस्ट। कॉस्ट विच इज पेड बाई अदर्स, वह लागत जो दूसरों के द्वारा भुगतान किया जाता। पेड बाई अदर्स, दूसरों के द्वारा भुगतान किया जाता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इन्वायरमेंटल लॉस, पर्यावरणीय हानि, सोशल लॉस, सामाजिक हानि। नहीं, जैसे आप घर में पापा जी क्या करें, बियर बार शुरू कर दें, तो आसपास के लोगों को दिक्कत होगी नहीं होगी? होगी, दैट इज सोशल लॉस। अगला कल्चरल लॉस, सांस्कृतिक हानि। कई सारी मूवीज आती हैं, उससे किसको फायदा है? एक्टर को, एक्ट्रेस को, डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को, लेकिन सोसाइटी को तो लॉस हो रहा है, दैट इज कल्चरल लॉस। एसेट्रा इत्यादि। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पड़ोसी घर में कई दिन तक खाना नहीं बनेगा, वही है रियल कॉस्ट। और उल्टा भी है, किसी कारण से सेलेक्ट नहीं हो पाए तो पूरी ज़िंदगी जो बच्चे पूछ रहे होंगे कहाँ दिक्कत क्या रह गई थी, तो जो पूरी ज़िंदगी चुकाएंगे दैट इज़ रियल कॉस्ट, है ना। अगला लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत। ये तो समझ में आ रहा होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्या होता है? यस, अल्टरनेट यूज के लिए। आप यहाँ पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप पढ़ाई कर सकते थे, सो सकते थे, घूम सकते थे, तो लेकिन आपने डिसाइड किया कि नहीं, क्लास करना मेरे लिए ज़्यादा जरूरी है। पूरी लाइफ ही बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जो जितने अच्छे से इसको यूज कर जाता है वो आगे निकलता चला जाता है। तो लिखिए कॉस्ट विच इज पेड फॉर नेक्स्ट बेटर अल्टरनेटिव प्रोडक्शन, अगले बेहतर उत्पादन के लिए दिया गया लागत। पेड फॉर नेक्स्ट बेटर अल्टरनेटिव प्रोडक्शन, अगले बेहतर उत्पादन के लिए दिया गया लागत। पेड फॉर नेक्स्ट बेटर अल्टरनेटिव प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसे समझो, कोई किसान पोटैटो प्रोड्यूस करता है, पोटैटो छोड़ के ओनियन प्रोड्यूस करने लगे तो क्या हो गया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप मान लीजिए घर वाले आपको डेली 10 रुपये दे देते, खूब खाइए खूब पढ़िएगा। अब 2 रुपये के हिसाब से मिलने वाला आप ऑरेंज खरीद के खाते थे, तो कितने खा पाएंगे? 5। लेकिन अभी ऑरेंज क्या हुआ? महंगा हो गया। या अब आप ऑरेंज नहीं खाना चाहते, अब आप एप्पल खाना चाहते हैं, तो दिक्कत क्या है? एप्पल 5 रुपये का है, तो कितने एप्पल खा पाएंगे? 2 एप्पल को खाने के लिए कितने ऑरेंज छोड़ा आपने? 5। दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कहीं कोई जॉब करते, जॉब छोड़ के आगे पढ़ाई शुरू कर दिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक जॉब करते, एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब की तरफ चले गए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी करते, उसको छोड़ के किसी और दूसरे करने, अपॉर्चुनिटी। तो लिख डालो इंजीनियर एज ए एसएससी कैंडिडेट, इंजीनियर का एसएससी का तैयारी करना। एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी कैंडिडेट। चलो अब सोच के बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ऑप्शन है इम्प्लिसिट कॉस्ट, ऑप्शन है
संक कॉस्ट, ऑप्शन है रियल कॉस्ट. विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? ना, तो नोट करके लिखो. इम्प्लिसिट कॉस्ट अस्पष्ट लागत अवसर लागत का उदाहरण है. इम्प्लिसिट कॉस्ट इज द एग्जाम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अस्पष्ट लागत अवसर लागत का उदाहरण. जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ के अपना बिजनेस शुरू कर दिए, तो इम्प्लिसिट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है. नहीं, क्योंकि वो जो सैलरी मिल रही थी वो इम्प्लिसिट में चली गई. चलो अगला लिखो, मॉनेटरी कॉस्ट, मौद्रिक लागत. मौद्रिक लागत, द कॉस्ट विच इज पेड इन फॉर्म ऑफ मनी, वह लागत जो मुद्रा के रूप में भुगतान की जाती हो, मॉनेटरी कॉस्ट मौद्रिक लागत कहलाती है. पेड इन फॉर्म ऑफ मनी, मुद्रा के रूप में भुगतान की जाती हो, मौद्रिक लागत कहलाती है. इनमें से कौन सा है जो मनी के रूप में पे किया गया? एक्सप्लिसिट. तो लिखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट, स्पष्ट लागत. अब जो हमें मेन सीखना है इस चैप्टर में, वो मॉनेटरी कॉस्ट ही सीखना है. इसको हम 3 तरीके से बांटते हैं. टोटल कॉस्ट, कुल लागत, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत. टोटल कॉस्ट 2 तरीके से, फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत, वेरिएबल कॉस्ट. बना लो साथ के साथ. बना दी. चलो पहला लिखो, टोटल कॉस्ट, कुल लागत. कुल लागत का फॉर्मूला है फिक्स्ड कॉस्ट स्थिर लागत प्लस वेरिएबल कॉस्ट परिवर्ती लागत. ये बच्चों तब समझ में आएगा जब हमें फिक्स्ड और वेरिएबल समझ में आता है. तो पहला लिखो फिक्स्ड कॉस्ट, स्थिर लागत. फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, नाम से क्लियर है? ना करे, यस. प्रोडक्शन बढ़े या घटे, कॉस्ट हमेशा उतनी ही रहेगी. तो लिखो कॉस्ट विच इज कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट ड्यूरेशन, वह लागत जो लघु अवधि में परिवर्तित ना की जा सके. कैन नॉट चेंज इन शॉर्ट ड्यूरेशन, लघु अवधि में परिवर्तित ना की जा सके. मीन्स अर्थात कॉस्ट विच इज
नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन, अर्थात वह लागत जो उत्पादन पर निर्भर ना करती हो। नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन, उत्पादन पर निर्भर ना करती हो। बताओगे यहाँ पे कौन से कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आपको दिखते हैं? लिखें फॉर एग्जांपल रेंट। ये तो बच्चे आपके सेंस में है, कंपनी के सेंस में बताओ। रेंट लिखो फॉर एग्जांपल रेंट, और क्या बियर कर रहा हो कंपनी? लिखें मशीनरी कॉस्ट, मशीनों पे लागत। और बस लिखो इंश्योरेंस कॉस्ट, बीमा लागत। मेंटेनेंस आ सकता है लेकिन ये अच्छा नहीं, फिक्स्ड नहीं। वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉय, स्थायी कर्मचारियों की मजदूरी। वेजेस ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज, स्थायी कर्मचारियों की मजदूरी। अगला एक्सेट्रा इत्यादि। तो सोच के बताइए ये एक अच्छा कॉस्ट है या बुरा कॉस्ट है? मतलब फिक्स्ड कॉस्ट किसी कंपनी के लिए बर्डन है या अच्छा है? बर्डन है, किसी भी कंपनी को ये बर्बाद कर सकता है। तो लिखें फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज एडिशनल कॉस्ट। स्थिर लागत को अतिरिक्त लागत कहते हैं, एक्स्ट्रा कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट अतिरिक्त लागत या एक्स्ट्रा कॉस्ट। इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसे अप्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। कितना अच्छा होता कि जब प्रोडक्शन होता तभी कॉस्ट देना होता, नहीं तो ये किसी भी कंपनी को यही कॉस्ट बर्बाद करता है। हम और आप गलती क्या करते हैं, शुरू में ही बड़ा बड़ा महंगा बिजनेस सेटअप शुरू कर लेंगे, फिर फंस जाएंगे। जैसे हम लोगों ने जब गुरुकुल शुरू किया था तो इसी फ्लोर से शुरू किया था, यहीं 20 बच्चे रखते थे, पीछे किचन होता था और ये जो केबिन बनाया बोर्ड होता था और बाहर वही टाइपिस्ट बैठते थे। फिर धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते फिर शिफ्ट कर गए हरियाणा, फिर करते करते बड़ा हो गया। तो उस समय में याद है कि हमारा 1.5 लाख में सारा हो जाता था, अभी 10-12 लाख में भी नहीं होता है सारा। तो क्या हुआ, मतलब धीरे धीरे फिक्स कॉस्ट बढ़ने लगा। शुरू में इतना बड़ा कॉस्ट ले लेते तो फंस जाते। तो हमने क्या कहा, किसी कंपनी के लिए सबसे घातक यही कॉस्ट हो सकता है। यदि ये कॉस्ट नहीं होता तो बिजनेस करना किसी के लिए भी आसान हो जाता। अब देखो जीरो कॉस्ट पे भी इतना ही होगा, हर कंडीशन में इतना ही होगा। अब शायद तुम्हारे कैंपस में कितने लड़कियां हो गए आप? 10 ही हैं? अरे नहीं, 12 होंगे। 11 ही हैं? 12 हैं। चलो तुमको एग्जैक्ट पता होगा। चलो ठीक। तो प्रोडक्शन का फिक्स्ड कॉस्ट के साथ कैसा रिलेशन हो गया? डायरेक्टली, इनवर्सली, कांस्टेंट।
कांस्टेंट हो गया। नहीं, चलो अगला लिखो। वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्ती लागत। वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्ती लागत। ये क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट? प्रोडक्शन के साथ बढ़ता या घटता जाता है। तो लिखें कॉस्ट विच इज कैन बी चेंज इन शॉर्ट ड्यूरेशन, वह लागत जो लघु अवधि में परिवर्तित की जा सके। कैन बी चेंज इन शॉर्ट ड्यूरेशन, लघु अवधि में परिवर्तित की जा सके। मीन्स अर्थात कॉस्ट विच इज डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन, अर्थात वह लागत जो उत्पादन पर निर्भर करती हो। डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्शन, उत्पादन पर निर्भर करती है। प्रोडक्शन बढ़े तो बढ़ जाएगा, घटे तो घट जाएगा। तो लिखो इट इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, इसे प्रत्यक्ष लागत भी कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट, प्रत्यक्ष लागत। इट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट, इसे प्रधान लागत भी कहते हैं। प्राइम कॉस्ट, प्रधान लागत भी कहते हैं। तो एक ऐसा कॉस्ट जो प्रोडक्शन के बढ़ने पर बढ़े, घटने पर घटे। 0, 10, 18, 26, 38, 52, 72, कहाँ से? यहाँ से, यहाँ से देखते हैं एक बार, आपको जवाब 2 मिनट बाद देंगे। अब देखो टोटल कॉस्ट में क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएगा। 10, 20, 28, 36, 48, 62, 82। तो 0 पे टोटल कॉस्ट कितना है बच्चों? 10। अब बोलो क्या करते थे? नहीं, ये यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, शुरू यहीं से हुआ है, लेकिन ये 1 है, ये 2 है, तो और बढ़ जाएगा 3। चलो अगला आ जाओ। चाहे पहले यहाँ सीख लेते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या करें? टोटल कॉस्ट किसके बराबर था बच्चों? फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन है टोटल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या डिफरेंस है?
तो टोटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? फिक्स्ड कॉस्ट। बना लो। अब यहीं पर एक वर्ड और सीखना, क्वासी रेंट, आभासी लगान। आभासी लगान क्या होता है? यस, तो बच्चों हम तब समझ पाएंगे जब हम रेंट समझते हैं, लगान। पहले लिखो लगान। रेंट किसके लिए देते हैं? बिल्डिंग के लिए, मशीनरी के लिए, सबके लिए देते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप इसके बदले में जो पे कर रहे हैं वो भी इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में रेंट है। कोई एम्प्लॉई यहाँ काम कर रहा है तो उसके लिए आप लोग, हम लोग जो लोग मिल के पे कर रहे हैं वो भी उसका रेंट है। तो लिखो रेंट इज द कंपल्सरी पेमेंट फॉर तुम्हारा है, कर उठा के बोल दो क्लास में, बाद में करो। कंपल्सरी पेमेंट फॉर ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सभी कारकों के लिए दिया गया अनिवार्य भुगतान है। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के सभी कारकों के लिए दिया गया अनिवार्य भुगतान है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वेजेस इज द रेंट फॉर लेबर, मजदूरी श्रमिक का लगान है, रेंट फॉर लेबर। इंटरेस्ट इज द रेंट फॉर कैपिटल, ब्याज पूंजी का लगान है। पेमेंट फॉर कैपिटल नहीं, रेंट फॉर कैपिटल। प्रॉफिट इज द रेंट फॉर ऑनर, लाभ मालिक का लगान है, ऑनर। अब से बिल्डिंग जब लिया गया हो किराए पे तो क्या लग रहा है तुरंत एडमिशन शुरू हो गया होगा? नहीं, लेकिन एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे उस समय भी, मगर मालिक रेंट ले रहा होगा, नहीं ले रहा होगा। तो उस समय जब कंपनी शुरू हो रही होती है और जब तक कंपनी आउटपुट नहीं दे रही होती है तब तक लगने वाले खर्चे को हम क्या कहते हैं? क्वासी रेंट। तो लिखो क्वासी रेंट। लिखें कॉस्ट एट जीरो प्रोडक्शन, शून्य उत्पादन पर दिया गया लागत आभासी लगान कहलाता है। कॉस्ट एट जीरो प्रोडक्शन इज नोन एज क्वासी रेंट। मीन्स अर्थात कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन, अर्थात उत्पादन से पूर्व का लागत। अब देखो उत्पादन से पूर्व में या जीरो प्रोडक्शन पर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा? जीरो होगा। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर था? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट किसके बराबर? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जीरो। तो टोटल कॉस्ट किसके बराबर? लिख डालो। मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो और यहाँ तक। क्लियर है? अब लिखो एवरेज कॉस्ट, औसत लागत।
एवरेज क्या होता है? तो लिखो एवरेज मीन्स, औसत का अर्थ है पर यूनिट, प्रति इकाई। एवरेज मीन्स पर यूनिट, प्रति इकाई। एंड एवरेज कॉस्ट मीन्स, औसत लागत का अर्थ है कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोडक्शन, प्रति इकाई उत्पादन लागत। कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोडक्शन, प्रति इकाई उत्पादन लागत। एक यूनिट को बनाने में जो लागत आती है उसी को हम क्या कहते हैं? पर यूनिट कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट। अब देखो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट, कुल लागत, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। तो एवरेज कॉस्ट तीन चीज़ों का होगा। क्या? पहला होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो पहले लिखो एवरेज, इक्वेशन लिख लेना एवरेज कॉस्ट का। फिर लिखना एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, औसत स्थिर लागत, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, कुल स्थिर लागत डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो ये हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमारा यूनिट है। तो 10 को 0 से डिवाइड करें कोई लॉजिक नहीं, 10 को 1 से डिवाइड करें 10, 10 को 20 से, बच्चे सॉरी 10 को 2 से 5, लिखो मत अभी। 10 को 3 से 3.3, 10 को 4 से 2.5, 10 को 5 से 2, और बच्चों 10 को 6 से 1. इतना तो मैथ आना चाहिए आप लोगों को। नहीं, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है? एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होता चला जाएगा। इसको कहते हैं डाउनवर्ड स्लोप, नेगेटिव स्लोप। अगला लिखिए एवरेज वेरिएबल कॉस्ट।
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। औसत परिवर्ती लागत। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कुल परिवर्ती लागत डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। कुल उत्पादन। ये अपना वेरिएबल कॉस्ट, जीरो को जीरो से कोई लगेगी। 10 को 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों कितना 10, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 26 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8.33, 38 को 4 से 9.5, 52 को 5 से 10.4 और 72 को 6 से 12 बना। ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो आया? हुआ 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 पहले कम हो रहा है और फिर बढ़ रहा है। प्रोडक्शन कॉस्ट, इसको कहते हैं हम लोग यू शेप कर। क्लियर है? अगला लिखो टोटल एवरेज कॉस्ट। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन। कुल लागत बेटे कुल उत्पादन। टोटल एवरेज कॉस्ट। अब देखो लिखना नहीं, 10 को 0 से डिवाइड करें बच्चों, कोई लॉजिक नहीं। 20 को 1 से डिवाइड करें 20 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 20 ही आएगा। 28 को 2 से डिवाइड करिए या इन दोनों को ऐड करिए 14, 36 को 3 से डिवाइड करिए, दोनों को ऐड करिए 12, 4 को 48 से दोनों को ऐड करिए 12, 62 को 5 से डिवाइड करिए, दोनों को ऐड करिए 12.4,
82 को 6 से डिवाइड करिए, दोनों को ऐड करिए, 13.67। कोई पैटर्न फॉलो हुआ? यहाँ भी हुई है, पहले कम होता है और फिर बढ़ता है। तो ये यू शेप कर्व अब तक कितनों का बन गया बच्चों? 2 का। क्लियर? हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। लिख दो। इसमें न्यूमेरिकल भी आता है एग्जाम में, ध्यान रखना। अगला लिखो मार्जिनल रेवेन्यू, सॉरी मार्जिनल कॉस्ट, सीमांत लागत। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? तो मार्जिनल मीन्स एडिशनल यूनिट, अतिरिक्त इकाई। मार्जिनल मीन्स एडिशनल यूनिट, अतिरिक्त इकाई। जैसे हम 3 लोग हैं, कोई चौथा व्यक्ति आ जाए तो उसको कहा जाएगा मार्जिनल। 4 पेन है, 5वां पेन खर्च के लाए, मार्जिनल। जब जब कुछ नया ऐड होगा, नया यूनिट, तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्जिनल। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? तो लिखो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स, सीमांत लागत का अर्थ है कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन, अतिरिक्त इकाई लागत को बनाने में लगने वाली लागत। कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन, अतिरिक्त इकाई को बनाने में लगने वाली लागत, एडिशनल यूनिट प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, ऐसे समझो 7 कप चाय बन रहा था तो 60 रुपये लग रहा था। 8 कप चाय बना, 70 रुपये लगा। तो 8वां कप क्या कहलाएगा? मार्जिनल। 8वें कप को बनाने में कितना लगा? कैसे? टोटल कॉस्ट ऑफ 8 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 7। 9 कप को बनाने में कॉस्ट आया 79, तो 9वां कप क्या कहलाएगा? मार्जिनल। तो 9वें कप को बनाने में कितना लगा? तो टोटल कॉस्ट ऑफ 9 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 8। 10 कप बनाया और कॉस्ट आया 86, तो 10वें कप को बनाने में कितना लगा? टोटल कॉस्ट ऑफ 10 माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ 9। तो ध्यान से देखो तो मार्जिनल कॉस्ट का एक फॉर्मूला तैयार हो रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n माइनस 1। लिखो एक बार। हेलो। जी बिजी हैं क्या? हाँ बताओ। ये क्रेडिट कार्ड वाला आया हुआ है कोटेक्स से, तो बात करने के लिए बोला था। बात करा दो। हेलो जी सर, कोटक पैसा क्रेडिट कार्ड ही पेमेंट जी बताइए। ये सर पेमेंट जल्दी कब तक करा दोगे? अच्छा मुझे मैं 5 मिनट में कॉल बैक करवा रहा हूँ, कर रहा हूँ एक बार।
करना। हाँ बस तुरंत कर रहा हूँ, मैं क्लास में हूँ तो मैं एक बार करता हूँ। अब मार्जिनल कॉस्ट में क्या हो जाएगा, 20 में से 10, 28 में से 8, 36 में से 8, 12 और 62 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, 48 को 4 और 14 और ये 20। तो यहाँ पे भी वही है, पहले कम होता है और फिर बढ़ने लगता है। तो इसका भी यू शेप कर्व भी बनता है। तो यू शेप कितनों का बन गया, 3 का। अब ध्यान से देखो तो वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू भी इतनी है, 10, 8 नहीं, तो नोट करके लिखो, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑलवेज सेम एज मार्जिनल कॉस्ट। परिवर्ती लागत सदैव सीमांत लागत के बराबर होती है। इज सेम एज मार्जिनल कॉस्ट, सदैव सीमांत लागत के बराबर होती है। तो एक छोटा चैप्टर था वो खत्म, बच्चे तुम बंद कर दोगे उसको, फिर 1-2 क्लास और लगेगी तो मैक्सिमम मेन टॉपिक खत्म हो जाएगा। उसके